नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आपसे बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे बच्चे हैं क्लास में आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लगता है क्लास के अंदर आज गजोदर भाई भी क्लास में आ चुके हैं। तो गजोदर, क्या हाल है भाई साहब? और बताइए आप सभी कैसे हैं? ठीक है, बिना किसी परेशानी के जितने बच्चे क्लास के अंदर आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सब इंस्पेक्टर गजोदर हाथी भाई, बहुत बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे मुझे बता दीजिए कैसे हैं। जो विजयी भव सीरीज चल रही है, जो एक अतिरिक्त लेवल की सीरीज है, जिस सीरीज की कोई टक्कर नहीं है, क्यों पड़ रहे हो चक्कर में? कोई नहीं है विजय भव के टक्कर में। इसी वाणी के साथ चलिए शुरुआत करते हैं, जय मां भवानी कहते हुए विजय भव सीरीज की मध्यकालीन भारत की इस क्लास को। जितने भी बच्चे क्लास के अंदर आ चुके हैं, पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आप मेरी नजरों में सिर्फ अब बच्चे नहीं रहे, मेरी नजरों में अब तुम दरोगा बन चुके हो। तो मैं आप सभी दरोगाओं का उर्फ स्लैश दरोगनों का स्वागत करना चाहूंगा और आपको बता देना चाहूंगा कि दरोगा या दरोगन बनना बहुत जिम्मेदारी का काम है। तो आप सभी जिम्मेदारी से इस काम को निभाया कीजिए और बेहतरीन तरीके से क्लास में रेगुलर आया कीजिए। BSSC, BPSC जैसी चीजों के लिए भी आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह क्लास उत्तर प्रदेश पुलिस, सब इंस्पेक्टर, होमगार्ड, लाठीचार्ज, लेखपाल, इन सभी प्रकार की चीजों के लिए देख सकते हो। आप सभी को यह बात पहले से ही पता है कि सर जी ये कोई आम क्लास कतई नहीं है। इस क्लास के अंदर जो डिस्कशन होता है वो कुछ अतिरिक्त लेवल का डिस्कशन होता है। इस क्लास को हम जानते हैं किस नाम से? सर क्लास है विजयी भव। विजयी भव नाम से क्लास है ये, और विजयी भव सीरीज के अंतर्गत ही हम बात कर रहे हैं एक अलग ही सीरीज का, विजयी भव। विजयी भव की बात हम यहां पर कर रहे हैं। तो विजयी भव सीरीज के अंतर्गत अगर मैं डिस्कशन करता हूं तो इस बारे में पूरा ही आपको याद रखना पड़ेगा कि सर विजयी भव सीरीज के अंतर्गत आपकी सभी प्रकार की तैयारी को संपूर्ण कराया जा रहा है। आपके आगे आने वाले एग्जामिनेशन, यूपी पुलिस, यूपीएसआई और इसके अलावा लेखपाल, इसके अलावा लेखपाल के साथ साथ वीडियो या इसके अतिरिक्त जितनी भी होते हैं जैसे होमगार्ड एंड ऑल, उसी सब के लिए आपको यह क्लास देखने को मिलती है। और कुछ अतिरिक्त अद्वितीय भौकाल लेवल पर इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। जो बच्चे क्लास के अंदर तैयार हैं फटाफट मुझे बता दीजिए। रेगुलर 9 बजे लाइव होती है। इसके अंदर मैं पॉलिटी को ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं। हिस्ट्री के अंदर एक पोर्शन में पूरा खत्म कर चुका हूं। एंशिएंट पूरा खत्म हो चुका है। एंशिएंट की कल फाइनल क्लास लेके इसकी गुद्दी झांक दी थी। आज हम मिडाइवल की बात करने वाले हैं। तो जो बच्चे क्लास में आए हैं, एक बार क्लास के अंदर लाइक का बटन दबा के बता देंगे कि हाँ जी सर हम तैयार हैं। और चलिए, काहो अनु भाई, कैसन बानी? सर इतनी ठंड में आप लाल हो रहे हैं। अरे कैसे बात कर रहे हैं, ध्यान रखा जा रहा है भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना परेशानी के। अगर तैयार है तो एक कमेंट करके बता दीजिए कि आप सभी तैयार हैं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत देखने को ना मिले। हाँ जी तैयार है, बहुत बढ़िया। जय महिष्मती दाऊ, जय महिष्मती। अनुपम आ चुका है। अनुपम को क्लास का मॉनिटर घोषित किया जाता है अभी के अभी। ये रहा आपके समक्ष सवाल ये रहा आपके सामने पहला। राजेंद्र चोल प्रथम ने गैंगकोंड चोल की उपाधि किस विजय के उपलक्ष्य में धारण की थी? मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आज हम स्टार्ट किसके बारे में कर रहे हैं? सर मध्यकालीन भारत के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं। मध्यकालीन भारत के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं। मध्यकालीन भारत के अगर मैं सिलेबस का डिस्कशन करता हूं, मध्यकालीन भारत के अगर मैं सिलेबस का डिस्कशन करता हूं तो वो कैसे होता है? सर सिलेबस का डिस्कशन बहुत आसान है, बहुत ही नन्ना मुन्ना राही है, देश का एकदम तगड़ा वाला सब इंस्पेक्टर है। इसके बारे में समझना कि सबसे पहले आपको देखने को मिलता है प्रारंभिक मध्यकालीन भारत। प्रारंभिक भाग आपको देखने को मिलता है जिसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं अब अरबी आक्रमण और तुर्क आक्रमण। अरब अटैक आपको देखने को मिलते हैं, अरबी आक्रमण है, और अरबी आक्रमण के साथ साथ आपको तुर्क आक्रमण भी देखने को मिलते हैं। साथ में तुर्क आक्रमण भी आपको देखने को मिलते हैं। अरेबियन अटैक एंड टर्किश अटैक देखने को मिलेंगे। पहला यूनिट ये होगा, दिस इज यूनिट 1। दूसरी यूनिट में आपको देखने को मिलता है U2 आपको देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको पता लगती है कि सर दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत आपको देखने को मिलती है। और दिल्ली सल्तनत के अंदर कितने आपके वंश आपको देखने को मिलते हैं? सर दिल्ली सल्तनत में वंशों की बात करता हूं, जैसे आपको यहां पर दिल्ली सल्तनत में देखने को मिलेगा सर गुलाम वंश देखने को मिलेगा। गुलामों के बाद खिलजी, खिलजी के बाद बिलजी, खिलजी के बाद तुग्गू, तुग्गू के बाद सैयद, तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, और सैयद के बाद आपके लोधी, सैयद और सैयदों के बाद आपको देखने को मिलते हैं लोधी। ये वंश होगा। इसके बाद आपको देखने को मिलेंगे मुगल, मुगल देखने को मिलेंगे मुगल। और इसके बाद आपको कुछ प्रांतीय साम्राज्य देखने को मिलेंगे, प्रांतीय राज्य देखने को मिलेंगे। देखो क्योंकि ये एमसीक्यूएस क्वेश्चन है और इसमें कुछ डेप्थ लेवल के सवाल मुझे पूछने पड़ेंगे, ठीक है। अब क्योंकि डेप्थ लेवल के सवाल मुझे यहां पर बताने हैं तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि भैया जी आपको मैं यहां पर समझा देना चाहूंगा
कि सर इसके अंदर आज ना केवल विजयनगर तो होगा ही होगा, विजयनगर होगा, बहमनी होगा, विजयनगर बहमनी के अलावा जौनपुर होगा और कुछ दक्षिण भारत के कुछ और किंगडम्स भी होंगे। साउथ इंडियन किंगडम्स भी आपको कई सारे देखने को मिल जाएंगे, इंडियन किंगडम, और राजपूत भी इसी में आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही राजपूत भी आपको इसी में देखने को मिल जाएंगे। इनके क्वेश्चन, राजपूतों के क्वेश्चन इसमें बहुत ज्यादा आते हैं, तो सब के सब होंगे। क्या इन सभी के लिए आप तैयार हैं? एक बहुत ही छोटी सी बात मैं आपसे पूछ लूं कि क्वालिटी कैसी है, वीडियो की क्वालिटी, ऑडियो की क्वालिटी कैसन बा है? और दूसरी बात मुझे ये और बता दीजिए कि जो मिडाइवल इंडिया को पढ़ने के लिए आप बिल्कुल तैयार तरीके से बैठे हैं, जितने भी लड़के हैं मूंछों पर काला तेल लगाकर बैठे हैं, तो आपसे मैं ये पूछ लूंगा कि फटाफट तरीके से आप मुझे बताएं यहां पर कि भैया एक छोटी सी नन्ही मुन्नी सी बात है कि क्या आप इसकी थ्योरी पढ़ना चाहते हो अभी के अभी? मतलब ऐसे मैं ऐसे करूंगा, इसकी पूरी थ्योरी आपके पास भेज दूंगा अगर आप तैयार होते हैं तो। सर ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। सर वीडियो क्वालिटी सही? बिल्कुल सही है। फटाफट जो जो बच्चे इसकी थ्योरी चाहते हैं तो वो मुझे थ्योरी कमेंट कर देंगे। भैया बढ़िया बा, अच्छा ठीक है। अनुपम और बताओ, आपके यहां पर तैयारी आपकी कैसे चल रही है? फटाफट बताओ अनुपम भाई, तैयारी कैसे चल रही है? यस सर। तो जितने भी बच्चे इसकी थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, इसकी थ्योरी ऑलरेडी अपलोडेड है, इसकी थ्योरी ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे ही आप ही लोगों के यूट्यूब चैनल पर। इसकी थ्योरी ऑलरेडी अपलोडेड है। ऑलरेडी क्या है बाबू? ऑलरेडी अपलोडेड आपको देखने को मिल जाएगी, ऑलरेडी अपलोडेड देखने को मिल जाएगी। यह पहले से ही आपकी अपलोडेड है, पहले से ही आपकी अपलोडेड देखने को मिल जाएगी। ये लीजिए, पहले से अपलोडेड कहां पर है? आप आएंगे अपने इस तगड़े खतरनाक भौकाल चैनल पर और यहां पर आपको एक चीज देखने को मिल जाएगी, कंप्लीट GS4। कहां गए भाई? ये रहे, कंप्लीट GS4 SSC CGL एंड UPSI 2015। इस प्लेलिस्ट पे जब आप करेंगे क्लिक, व्यू फुल प्लेलिस्ट 25, जी हाँ, तो इसमें जो पहली वीडियो है जिसको 2 लाख के आसपास लोग देख चुके हैं, बेटा 5 घंटे 1 मिनट की वीडियो है, मिडाइवल हिस्ट्री वन शॉट है। क्लिक करते ही आपको पता लगेगा कि इसके अंदर तो कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूं, और वो भी बिना मोनेटाइजेशन की वीडियो। पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है आपके लिए अच्छा कर पाना। यहां पर आप देखना, ये उन जवानी की बात है जब मैं जवान हुआ करता था, उस समय ये वीडियो मैंने डाली थी और उसी समय मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हाथ से लिखकर पूरा कंटेंट पढ़ाया जाता है। इसके बाद यूट्यूब के में सनसनी छा गई थी, बहुत सारे लोगों को, मतलब मैं क्या ही बोलूंगा, दिक्कतें हो गई थी। बहरहाल उन दिक्कतों को ध्यान में ना रखते हुए मैं आपको बता देना चाहूंगा कि चीजों को बहुत तगड़े तरीके से करिए। और आपकी जो विजयी भव सीरीज है, इस विजयी भव सीरीज के अंदर देखो 70,000 लोग पहली वीडियो देख चुके हैं। तुम्हारा कंपटीशन 70,000 लोगों से होना है, क्योंकि ये वीडियो में भौकाल बचा चुके हैं हम ऑलरेडी। तो चलिए, गोरखपुर से बच्चा लाइव जुड़ चुका है, हम तैयार हैं। पहला ही सवाल आपके सामने फेंक के मारा गया है, एकदम छाती की तरफ आ रहा है पहला सवाल आपके, ये रहा। आप मुझे फटाफट यहां पर बताएंगे पहले ही सवाल के अंतर्गत, राजेंद्र चोल प्रथम ने गैंगकोंड चोल की उपाधि किस विजय के उपलक्ष्य में धारण की थी? राजेंद्र चोल के पिता का नाम जो मुझे बता देगा, मैं उसको अभी के अभी क्लास के अंदर उप मॉनिटर नियुक्त कर दूंगा। फटाफट मुझे बताइए गैंगकोंड चोलपुरम के बारे में, फटाफट बताओ, ठीक है, बिना परेशानी के फटाफट बताइए। हेलो सर, पहली बार लाइव देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग लेते थे, दिल गार्डन हो गया। चलिए, उसी गार्डन के अंदर मैं चाहूंगा कि आप बहुत तगड़ा पेड़ लगाइए। बताऊं, देखो तुम्हारे मन का जो पौधा होगा वो इतना छोटा होगा, पर मेरे मन का पौधा इतना छोटा नहीं है। नहीं, देखिए ये मेरे मन का पौधा है, ये मुझे आज ही यहां पर लाया गया है, और जिनके द्वारा लाया गया है उनको आप सभी जानते हैं, ठीक है। अब फटाफट मुझे बताइए, कोई समस्या तो नहीं है? चलो, तो आप लोगों को देखकर ही, देखो इसीलिए मैं रात में क्लास लेता हूं, क्योंकि घर पे रहता हूं तो एकदम खुल के खेल लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका विजय के ऊपर देखो, श्रीलंका पर विजय राजेंद्र चोल ने तो प्राप्त करी ही थी, लेकिन इसके बाद इन्होंने कोई यहां पर पौधा नहीं लगवाया, सॉरी कोई गैंगकोंड चोल की उपाधि धारण नहीं की। अगर हम बात करें कल्याणी के चालुक्य पर विजय, तो मुझे सच में लग रहा है कि कल्याणी के चालुक्य पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बहुत मारते कल्याणी के चालुक्य, गुजरात में खचेड़ लेते इनको, समझिए। बंगाल के पाल वंश के महिपाल को हराया था, जी महिपाल को हराया था, बंगाल के पाल डायनेस्टी के महिपाल को हराया था। उसी के बाद गैंगकोंड चोल इन्होंने उपाधि धारण करी थी, और गंगा नदी के किनारे, कहा, गंगा नदी के किनारे इन्होंने शहर भी बसाया था। गंगा नदी के किनारे इन्होंने शहर बसाया था, शहर भी बसाया गया था, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। इसके बारे में भी याद रखिएगा। दूसरा है, इनके पिता का नाम राजराज था, राजराज चोल इनके पिता का नाम था, और कमाल की बात है कि राजराज चोल के द्वारा ही बृहदेश्वर मंदिर यहां पर
बनाया गया है, ठीक है, इस बारे में याद रखना, ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर इन्होंने ही बनाया, इनके पापा ने। बहुत बढ़िया। अगला सवाल ये रहा दूसरा, दीन इलाही दूसरे नंबर का सवाल है, मुगल डायनेस्टी से आता है, को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन था? सवाल पूछा गया है लेखपाल की परीक्षा में। यह सवाल लेखपाल की परीक्षा में पूछा गया है, और लेखपाल भी कौन सा वाला? यूपी के लेखपाल में सवाल पूछा जाता है कि दीन इलाही, आपने सुना होगा, इलाही में राजी आए आए, तो वो इलाही अलग है, वो तो गाना है। लेकिन यहां पर जो इलाही है, दीन इलाही, मतलब है कि कोई धर्म नहीं है, हर एक धर्म की अपनी एक विशेष प्रकार है, हर एक धर्म का अपना विशेष काम है, और वहीं पर आपको देखने को मिलता है दीन इलाही धर्म। इसको अपनाने वाला एकमात्र व्यक्ति बीरबल था। बीरबल ने ही दीन इलाही धर्म को अपनाया था, इसके अलावा कोई और रेडी नहीं हुआ था। इवन अकबर की अपनी पर्सनल बहू यानी जोधाबाई जी भी इसके लिए एग्री नहीं हुई थी, ठीक है, इस बारे में भी थोड़ा याद रखेंगे। दीन इलाही को 1580 के लगभग 1580 के लगभग 1580 के लगभग स्टार्ट किसने किया था? सर इसको 1580 के लगभग दीन इलाही को अकबर द्वारा शुरू किया गया था, अकबर ने शुरू किया। अब मुझे एक बात बताना कि बीरबल की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? सर जी इनकी मृत्यु होती है सिंध में, और सिंध क्षेत्र में एक अटोक नाम की जगह पड़ती है जहां इनकी मृत्यु होती है। इनकी मृत्यु होती है सिंध में। सिंध में एक स्थान आपको देखने को मिलता अटोक, सिंध में अटोक नाम के स्थान पर इनकी मृत्यु हुई थी, अटोक नाम के स्थान पर इनकी मृत्यु हुई थी। वहां बाद में अकबर ने अटोक का किला भी बनवाया था, बाद में क्या बनवाया था? अटोक का किला भी बनवाया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, हल्दी घाटी युद्ध 1576 में अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? हल्दी घाटी का युद्ध आप सभी जानते हैं कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा उस पार, तब तक चेतक था उस पार। याद आई वो बात? तो चेतक कोई आम घोड़ा नहीं था, जिस प्रकार से आम क्लास नहीं, वो आम घोड़ा नहीं। तो इसके बारे में मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देना चाहूंगा मिस्टर महेश चंद्रवंशी जी, कि इसके बारे में आप समझेंगे कि भैया अकबर की सेना का नेतृत्व यहां किसने किया था। युद्ध चल रहा था, देखो हाकिम शाह सूरी एक तरफ है, हाकिम सूरी प्लस या महाराणा जी एक तरफ है, महाराणा प्रताप जी हैं, महाराणा प्रताप जी आपको देखने को मिलते हैं, महाराणा प्रताप जी आपको एक तरफ देखने को मिलते हैं। बनास नदी के किनारे बैटल चल रहा है, बनास नदी के किनारे बैटल चल रहा है हल्दी घाटी के अंदर। यहां पर आगे है मानसिंह, मानसिंह के साथ साथ यहाँ सुल्तान सिंह भी हैं, लेकिन मानसिंह के बारे में याद रखना ये राजपूत हैं, और यहाँ पर महाराणा प्रताप भी खुद स्वयं राजपूत है। इनकी डायनेस्टी आपको कौन सी देखने को मिलती है? सिसोदिया डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। युद्ध होता है, मानसिंह के हाथी का नाम था मर्दाना, इनके हाथी का नाम था मर्दाना, इस बारे में भी आप याद रखेंगे, ठीक है, याद रखना। ये कछवाहा डायनेस्टी से हैं, इनकी डायनेस्टी कौन सी है? कछवाहा है। जबकि इनकी बात करते हैं तो इनकी सिसोदिया डायनेस्टी देखने को मिलती है। महाराणा प्रताप यही है। पहले ये रावल जो रावल जानते हैं, रावल भी सरनेम था, रावल रतन सिंह, रावल भी सिसोदिया डायनेस्टी से ही है। वो पुरानी सिसोदिया डायनेस्टी है, न्यू सिसोदिया डायनेस्टी है। जो आप मुझसे राजपूत पढ़ेंगे तब पता लगेगा। हाकिम सूरी शेरशाह सूरी की फैमिली से है, बदला लेना चाहता था अकबर से, इसलिए वो इस युद्ध में शामिल हुआ। हाकिम सूरी की वजह से ही महाराणा प्रताप युद्ध में लेफ्ट विंग इनकी कमजोर पड़ गई, राइट विंग महाराणा प्रताप जी के हाथ में थी, तो राइट विंग ये जीत के ले गए। मस्कीटर्स थे इनकी सेनाओं में, तब तक गोलियां चलाने वाले पुर्तगालियों ने इनको गोली चलाने का सिखा दिया था। इस वजह से यहां पर बैटल में महाराणा प्रताप को युद्ध छोड़ना पड़ा, महाराणा प्रताप को युद्ध छोड़ना पड़ा था, युद्ध क्षेत्र छोड़ना पड़ा, युद्ध क्षेत्र से जाना पड़ा था, जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? देखो इनके हाथी घोड़े सब मजबूत हैं। इनके हाथी का नाम था राम प्रसाद, राम प्रसाद इनके हाथी का नाम था। घोड़े का नाम सभी जानते हैं चेतक, इनके हॉर्स का नाम क्या था? चेतक नाम था इनके हॉर्स का। यहीं पर हमें पता लगता है कि युद्ध क्षेत्र से जाना पड़ा था, तो इनको युद्ध क्षेत्र से भागने में मदद किसने करी थी, वहां से जाने में इनकी मदद किसने करी थी? सीधे तौर पर आप याद रखेंगे, युद्ध क्षेत्र से जाने में मदद झाला बीदा ने करी थी। किसने करी थी? झाला बीदा के द्वारा की गई थी। अगर मैं बात करता हूं एसएससी की, तो एसएससी के अकॉर्डिंग यहां पर किसके द्वारा जीता गया है? एसएससी में बताया जाता है कि मानसिंह जीते हैं। जबकि अगर हम बात करें किसमें, आरएएस के एग्जाम में, आरपीएसआई के एग्जाम में, तो कौन जीते हैं? तो सर यहां पर आपके महाराणा प्रताप जी की जीत हुई है। तो करेक्ट आंसर के तौर पर याद रखना, यहां पर आपको देखने को मिलते हैं मानसिंह इज द करेक्ट आंसर, मानसिंह इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, याद रखना। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट है, आगे है सूफीवाद की किस शाखा ने संगीत समा का विरोध किया है? संगीत समा का विरोध किया है। विच ब्रांच ऑफ सूफीज्म अपोज्ड म्यूजिक शमा? देखो आपने बहुत सारे गाने सुने होंगे, हॉलीवुड में बहुत सारे गाने सुने होंगे, ठीक है। चलिए,
ये बहुत ही तगड़ा एक व्यक्ति यहाँ पर क्लास में एक कमेंट लिख रहा है, बहुत तगड़ी कमेंट है ये, कि महाराणा प्रताप काट काट सिर करते सफल जवानी को, यह चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करते थे पूजन भवानी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, अगर मैं इसके अंदर बात करता हूं तो जो नक्शबंदी है, याद रखना, बड़े नक्शे वाली बात ये करते हैं, इसी वजह से संगीत यानी क्षमा का विरोध करते हैं कि क्षमा क्या जाने परवाना, ठीक है, किस ओर चढ़ाया जाना है, इस तरीके की बातें थोड़ी सी आती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें आप याद रखेंगे, नक्शबंदी की यहाँ पॉइंटर से याद रखेंगे। चिश्ती जो है संप्रदाय जो है, ये बहुत फेमस माना जाता है और इंडिया में सबसे पुराना चिश्ती ही है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी के द्वारा निर्मित ग्रांड ट्रंक रोड किन दो स्थानों को जोड़ती है? जीटी रोड। बाद में चल के इसको शुरुआत में जो बनाया गया था, प्रारंभिक नाम इसका शेरशाही सड़क था। इसका नाम प्रारंभिक नाम की मैं बात करता हूं तो इसका नाम शेर शाही सड़क इसका नाम था, शेरशाही सड़क इसका नाम था। इंपोर्टेंट ये भी है कि इसको सड़क आजम भी कहा जाता है, इसी को सड़क ए आजम भी कहा जाएगा, इसी को क्या कहा जाएगा? सड़क ए आजम भी इसी को कहा जाता है। इस बारे में भी थोड़ा सा याद रखेंगे। करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करता हूं तो सीधे तौर पर याद रखना, सोनारगांव बंगाल से सिंधु नदी तक नहीं जी, बिल्कुल नहीं। दिल्ली से लाहौर तक नहीं सर। आगरा से काबुल तक, दिल्ली से कोलकाता तक नहीं। इसमें आंसर ही नहीं है कि इन दो प्लेसेस को कनेक्ट करती थी। देखो, दिल्ली को लाहौर से कनेक्ट करती थी, सोनारगांव से, हाँ ये ठीक है, सोनारगांव से सिंधु नदी, बहुत बढ़िया, क्योंकि सिंधु नदी में ही आपको देखने को मिलता है पुरुषपुर, सिंधु नदी में ही आपको देखने को मिलता है पुरुषपुर, यानी जिसको आज की डेट में पेशावर बोलते हैं, पेशावर आपको बोला जाता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर आपको यही देखने को मिलेगा, बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलकर इसी का नाम, जीटी रोड का ही नाम चेंज कर दिया गया था और वो जीटी रोड बना है, लेकिन शुरुआती तौर पर इसको सड़के आजम या शेरशाही सड़क के नाम से जाना जाता है। अगर मैं यहाँ शेरशाह की बात करूं, ये 1540 से 45 तक चला, उक्का की वजह से मृत्यु हुई है, काफी ज्यादा प्रचलन में इसका रूल रहा है। लाल किला दिल्ली का वास्तुकार कौन था? बहुत बढ़िया। यहां जो आपको लाल किला देखने को मिलता, इसका आर्किटेक्ट कौन था? ये इतना बेहतरीन सवाल है, जो मतलब ये मान लीजिए कि माहौल ही अलग है। तो लाल किला के बारे में मुझे बताएंगे कि लाल किला जो आपको यहां देखने को मिलता है, यह आपको कहां पर देखने को मिलता है? ठीक है, चलो, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं, उस्ताद अहमद लाहौरी, ईशा, अब्दुल करीम या मर्दान खान। बहुत ही बढ़िया सवाल है, तो इस सवाल का जवाब दीजिए। देखो, हर कोई जानता है अहमद लाहौरी के द्वारा बनाया जाता है आपका ये जो लाल किला है, ये आपका क्या नाम बोलते हैं इसको, ताजमहल। ताजमहल बनाया जाता है जो पियट्रा ड्यूरा शैली में है, पियट्रा ड्यूरा शैली के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, पियट्रा ड्यूरा आर्किटेक्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। स्टाइलिंग इसकी बहुत जोरदार की गई है, ठीक है, स्टाइलिंग इसकी बहुत जोरदार की गई है। साथ ही अगर हम बात करते हैं इसके अंदर कि सर जी यहां पर बाकी चीजें किसने बनाई हैं, तो इसके बारे में बताइए, ठीक है, बाकी चीजें किसने बनाई है? उस्ताद अहमद लाहौरी ने ताजमहल बना दिया। लेकिन अगर हम बात करते हैं सर इसमें करेक्ट आंसर कौन होएगा, वो बताइए, फटाफट बताओ। ठीक है, अरे उस्ताद ईशा जो है, उस्ताद ईशा के बारे में याद रखना, ये वास्तुकार के साथ साथ ये हेल्पर हैं, ये हेल्पर हैं आपके, हेल्पर हैं किसमें? उस्ताद अहमद लाहौरी के ही हेल्पर हैं, ये वो ठेकेदार हैं जो यहां पर इस चीज को बनाएंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया सर। लाल किले में एक रूम अलीगढ़ के नाम के का भी है, बिल्कुल है। आगे हम बात करते हैं, तो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा उस्ताद अहमद लाहौरी अगेन, क्योंकि इन्होंने ही इसका आर्किटेक्चर किया है। ये कहां के हैं उस्ताद अहमद लाहौरी? सर दिस इज पर्शियन, ये पर्शिया का है, पर्शियन है ये आदमी, पूछा गया है ये कहां के, पर्शियन है। आगे हम बात करते हैं, उन्नाव से प्रणाम स्वीकार किया जाता है। विजयनगर साम्राज्य में आयंगकर प्रणाली क्या थी? आयंगकर प्रणाली आपको विजयनगर में क्या देखने को मिलती है, इसके बारे में बताएंगे। आयंगकर प्रणाली आपको विजयनगर में क्या देखने को मिलती है? व्हाट वाज आयागार, आयागर सिस्टम इन द विजयनगर एम्पायर? फटाफट बताइए, क्या ये हेरिडिटरी सिस्टम ऑफ विलेज था, व्यापार की कर व्यवस्था थी, सैन्य व्यवस्था है, भूमि राजस्व है, ग्राम सेवा कर्मी व्यवस्था है? क्या आपको देखने को मिलती है? इस बारे में चर्चा करिए और बताइए। फटाफट बताओ।
बच्चे कह रहे हैं अलग अलग लेवल पे कह रहे हैं। अच्छा, अगर जैसे है सर टॉपिक से हटकर एक क्वेश्चन है पूछेंगे तो बताएंगे नहीं नहीं। एक बच्चा है जिसका नाम है जनरल नॉलेज, वो कह रहा है सर मेरे 100 में से 100 आए हैं। बहुत बढ़िया बाबू, आपने तो अच्छा काम करा दिल्ली पुलिस में। कितने रुपए गए थे? आगे हम बात करते हैं ग्राम सेवा जो आपको देखने को मिल रही है, इसको ग्राम सेवा कर्मियों को वंशानुगत व्यवस्था, इसी को कहा जाता आयंगर। आयंगर जो आयागार इसको कहा जाता था। पूछा जा सकता है ये कितने प्रकार से है? सर ये 12 प्रकार की हुआ करती थी। ठीक है, ये कितने प्रकार की है? ये 12 प्रकार की आपको देखने को मिला करती है। 12 प्रकार की, इसके अंदर नाई, कुम्हार, माली, ठीक है, खेतवाड़ी, इस तरीके के लोग आपको इसमें देखने को मिलते हैं। 12 प्रकार के देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध जो आपको देखने को मिलता है, वो किस किस के मध्य पानीपत का ये तृतीय युद्ध देखने को मिला है? विजयनगर साम्राज्य का स्थानीय स्वशासन व्यवस्था, नहीं बच्चे यह स्थानीय स्वशासन नहीं था, ये वो वंशानुगत व्यवस्था थी जो ग्राम सेवी कर्मियों के लिए हुआ करती थी। 12 प्रकार से थी। यहां मैंने पूछा 1761 ये किस किस के बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। मराठा यहां पर कौन था? बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव आपको यहां देखने को मिलते हैं और इसके अंदर जीतते कौन है? अहमद शाह अब्दाली वॉन द बैटल। लेकिन अहमद शाह अब्दाली को हिंडन नदी पार किसने नहीं करने दी? राजा जाट सूरजमल जी के द्वारा इसको पार नहीं करने दिया है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। करेक्ट आंसर होगा मराठा और अहमद शाह अब्दाली, आपको करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। आगे हम बात करते हैं अगला, मुगल काल में मीर बख्शी का मुख्य कार्य क्या हुआ करता था? मीर बख्शी, अच्छा कई बार क्या होता है कि जब मैं सवाल करा रहा होता हूं तो उसमें कई बार बोल देता हूं कि भैया बख्श दो, इन सवालों को बिल्कुल मत बख्शना, आपस में लड़ाइयों को बख्श दो, तो ये चीज आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए। यहां बख्शी जो हुआ करते थे ये किस चीज को यहां पर बिलोंग करते हैं? सर आरओ एआरओ के लिए बताइए। आरओ एआरओ से संबंधित या बाकी एग्जामों के लिए मेरा एक बैच आ चुका है, आप उसको परचेज कर सकते हैं। मनीष भाई ये जो बैच है अपना तथास्तु बैच है, आज मैंने उसका डेमो भी लिया था, आप उस डेमो को भी देख सकते हैं। तथास्तु बैच ये रहा 2026, इस डेमो को आप देख सकते हैं। 3 घंटे 27 मिनट, ये आरओ एआरओ के लिए पर्याप्त है। चलो बताइए, जो बख्शी हुआ करता था ये कौन हुआ करता था? ठीक है, चलिए देखो बख्शी के बारे में अगर हम बात करते हैं, सीनियर प्रशासन और मनसबदार की नियुक्ति के लिए आपको यह देखने को मिला है। ठीक है, इसके बारे में स्पष्ट तौर पर याद रखेंगे, दिस वाज द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन एंड अपॉइंटमेंट फॉर मनसबदार। मनसबदारी सिस्टम के अंतर्गत ही बेहतरी के लिए इसको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, किस चोल शासक ने मुत्तेयर की उपाधि यहां पर धारण की है? मुत्तेयर की उपाधि यहां पर धारण की गई है, किस चोल राजा के द्वारा इसको धारण किया गया है? फटाफट से इसके बारे में आप बताएंगे, फटाफट से इसके अंतर्गत आप बताएंगे, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, बिना परेशानी के इसके बारे में आप बताएंगे। फटाफट बताओ, मुत्तेर की उपाधि। ठीक है, चलो ओके, चलो हम बात करते हैं अगले तरीके से, किस चोल शासक ने मुत्तेर की उपाधि धारण की है? करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, राजराज चोल प्रथम के द्वारा यह उपाधि धारण की गई है। 985 से लेके 1014 तक इनका टेन्योर आपको देखने को मिला है। यही राजेंद्र चोला, राजराज चोला प्रथम, यही राजराज चोला प्रथम, इन्हीं के द्वारा बृहदेश्वर मंदिर भी बनाया गया, बाकी चीज भी इनके द्वारा की गई। करेक्ट आंसर आपको यही देखने को मिलेंगे। मैंने बताया इन्होंने ही बृहदेश्वर बनाया था, इन्होंने बाकी काम किए हैं और यही आपको यहां देखने को मिल जाएंगे बगैर किसी परेशानी के। ठीक है, चलो राजेंद्र चोल इनके बेटे हैं, इनके द्वारा गैंगकोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की जाती है। राजेंद्र चोला सेकंड बहुत बाद में आए हैं और कोलतुंग चोला आपके दूसरे नंबर के हैं। इन्होंने भी जो इंडिया के अंदर जो नॉर्थ का पोर्शन है उसको इन्होंने जीता था। आगे बढ़िए, विजामत और दीवानी के अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को कब प्राप्त हुए थे? बताइए, व्हेन डिड ईस्ट इंडिया कंपनी गेट द राइट ऑफ निजामत एंड दीवानी? निजामत और दीवानी के अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को कब प्राप्त हो गए थे? यानी दोनों ही प्रकार के अधिकार इनको प्राप्त हुए, वो अधिकार इनको कब प्राप्त हुए हैं? फटाफट तरीके से आप बताएंगे बिना किसी परेशानी के। सर 2 अधिकार इनको एक ही बार में प्राप्त हो गए, वो अधिकार इनको कब मिलेंगे वो बताएं। सर एक से सेंटर में से वीडियो कंप्लीट कर देंगे, एक ही स्वेटर में वीडियो कंप्लीट कर देंगे क्या? वीडियो की सीरीज यार, स्वेटर क्या है कि स्वेटर में खर्च हो गए मेरे 800 रुपए, अब उस 800 रुपए के चक्कर में मुझे 800 दिन पहनना पड़ेगा। एक दिन में 4-4 वीडियो लेता हूं, सेम स्वेटर में ले लेता हूं ना, बढ़िया भैया। देखो अगर पूछा जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब निजामत के अधिकार और दीवानी अधिकारों को प्राप्त किया था, सर ये बात आपको देखने को मिलती है 1764 का आपका बक्सर बैटल हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर आपको देखने को मिला था, बैटल ऑफ बक्सर आपको यहां देखने को मिला।
और इसी बैटल ऑफ बक्सर के अंदर, इसी बक्सर युद्ध के अंतर्गत हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिली। बक्सर का युद्ध है या इस तरीके से उस तरीके से, तो बक्सर के युद्ध के बाद ही हमें पता लगता है, इसी के बाद आपको यहां देखने को मिलेगा कि एक फुल स्टॉप लग जाएगा। बक्सर के युद्ध के बाद ही एक फुल स्टॉप लग जाएगा बाकी सारी चीजों के ऊपर, और बैटल ऑफ बक्सर के अंदर ही हमें पता लग जाएगा कि सर जी इसी के अंतर्गत हमें पता लगता है कि इसके बाद आपको इलाहाबाद की संधि देखने को मिलती है जिसमें सारी चीजें हुई हैं। बैटल ऑफ बक्सर में एक तरफ जहां पर आपको देखने को मिलता है शाह आलम टू देखने को मिलता है, शुजा-उद-दौला देखने को मिलता है, शुजा-उद-दौला देखने को मिलता है, जहां आपको मीर कासिम देखने को मिलता है। इनका बैटल किससे होता है सर? इन सभी का बैटल किसके अगेंस्ट में चल रहा था सर? इनका बैटल जो चल रहा था वह किसके अगेंस्ट में चल रहा था सर? ये लड़ते हैं हेक्टर से, हेक्टर मुनरो से लड़ते हैं, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ रहा था। और करेक्ट तौर पर हमें पता लगता है कि ये हार जाते हैं, हेक्टर मुनरो जीत जाता है। इसकी वजह से ही आपको संधि करी जाती है। संधि दो पक्षों में हुई है, एक हुई है 12 अगस्त को, एक हुई है 16 अगस्त को। 12 अगस्त को जो संधि होती है ये कहां कहां किस किस के बीच में होती है सर? यह संधि होती है किसके बीच में? मुगल और ब्रिटिश के बीच में हुई है। और बाकी दूसरी संधि जो आपको देखने को मिली है सर, यह किस किस के बीच में हुई है? अवध व ब्रिटिश के बीच में हुई है, ब्रिटिश के बीच में हुई है, याद रखना। सीधे तौर पर इन चीजों के बारे में आप याद रखेंगे, ठीक है? चलो मीटर खींचो। बाबर की आत्मकथा में भारत की किस प्राकृतिक उपज का प्रशंसा की गई है? बहुत बढ़िया सर जी, बाबर की जो किताब है उसके अंदर बताया गया है कि पूरे स्थानों का केंद्र या भारत का सबसे बेहतरीन शहर आपको देखने को मिलता है मेवाड़ प्रशंसा इसमें की गई है। इस बारे में याद रखेंगे। साथ ही साथ बाबर की आत्मकथा में मोस्ट पावरफुल किंग किसको बताया गया है? यह मोस्ट पावरफुल किंग कौन था? मोस्ट पावरफुल किंग इन इंडिया कौन है? किंग इन इंडिया ये बताते हैं सर केडीआर, कृष्ण देव राय। कौन सी डायनेस्टी है केडीआर की सर? कृष्णदेव राय जी की डायनेस्टी है, तुलवा डायनेस्टी कहा जाता है। तुलवा डायनेस्टी मजबूत है। लेकिन अगर हम बात करते हैं भाई साहब कि यहां खेती की तो बात करते हैं, कोई प्रशंसा नहीं है, केवल आलोचना है। आम और अनानास की है, गन्ना और चावल की है, केले और आम की है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई भारत में आए और प्रशंसा ना कर पाए, ये तो संभव ही नहीं है, यही कहोगे? बहुत बढ़िया सर, आम खाता था, बहुत बढ़िया। एक बात बताओ, ये जिया कितने दिन था सर? ये आपको याद होगा 1526 में आया था, 1530 तक रहा था। बीच में इसमें 3 बैटल भी लगे, जैसे पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघर युद्ध लड़े हैं। इसको टाइम कब मिल गया खाने का? अरे नितिन, लेट आते हो क्लास में, इसको टाइम कब? ठीक है, देखिए क्लास में एक ऐड आया है अभी अभी मेरे इस वाले, मेरी एक छोटा सा यहाँ पे फोन ही लगाया हुआ है सामने, क्योंकि एलईडी के पैसे नहीं थे। तो यहाँ पे आया है एनिवर्सरी गिफ्ट डिलीवरी। क्या? ठीक है, मना लेंगे। ओके, याद रखिएगा, इसके बारे में थोड़ा समझना। सर जंगीराबाद कब आओगे? जंगीराबाद तो अपना ही एरिया है, डन। जंगीराबाद तो अपना ही एरिया है, इसमें आप याद रखना, ठीक है? तो सर 1494 में इसका बर्थ था, तो इसने कोई प्रशंसा नहीं की, इसने केवल आलोचना की। इसने कहा यहाँ के आम का रंग पीला है, इसने कहा यहाँ के अनानास का रंग संतरी क्यों है। ये ऐसा ही आदमी था। कहता कि शुगर केन यानी गन्ने के अंदर गन्ने का जूस क्यों है? कहता है चावल सफेद क्यों है, बनाना पीला क्यों है। हाँ, फिर वही चीज पीला क्यों है, तो इसने किसी चीज की प्रशंसा नहीं की, ठीक है? बहुत याद रखना, ठीक है? आगे हम बात करते हैं। इसका जन्म 1483 में आपको देखने को मिल जाएगा, 14 फरवरी में, वैलेंटाइन डे के दिन, जहां लोग खुशियां मना रहे थे वहां ये पैदा हो गए, ठीक है? लेवल है इनका, ठीक है? आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल है, कर्नाटक युद्ध 1740 से 63 में किन यूरोपीय शक्तियों के बीच लड़ा गया था? कमाल की बात है, आप मुझे बताइए कर्नाटक युद्ध जो था ये कितने हैं श्रृंखला में? श्रृंखला मुझे बताएंगे इस युद्ध में कितने युद्ध आपको देखने को मिल जाएंगे। श्रृंखला के बारे में मुझे बताइए, श्रृंखला हुई है क्योंकि युद्धों की श्रृंखला है, तो फटाफट बताओ। नितिन चौधरी कहना सॉरी, चलो छोड़ दिया मैंने आपको, रेगुलर टाइम से आया करो, ठीक है? बिना परेशानी के। मैंने आपसे बताया था कि भाई आपको हर रोज क्लास में आना है, ये कोई आम क्लास नहीं चल रही, ये क्लास में ले ही आपके ले रहा हूं, ठीक है? चलो, अरविंद की तरफ से राम राम को स्वीकार किया जाता है। श्रृंखला की हम बात कर लेते हैं, कौन सी आपको श्रृंखला यहां देखने को मिली है? सब पहला युद्ध आपको देखने को मिलता है 1746 से 48, पहला युद्ध। इसका एंडिंग कैसे होती है सर? इसके अंदर फ्रेंच जीत जाते हैं, फ्रेंच वॉन इस बैटल को करते हैं, और यहां आपको संधि देखने को मिलती है, मद्रास की संधि। मद्रास संधि आपको देखने को मिल जाएगी। नहीं, यहां एक्सलॉ-शॉपिल की संधि है, यह संधि है एक्सलॉ-शॉपिल, एक्सलॉ-शॉपिल, एक्सलॉ-शॉपिल की संधि आपको देखने को मिल जाएगी। यह संधि का नाम एक्सलॉ-शॉपिल किसका है? ये संधि आपको देखने को मिल जाएगी। क्या रे बंधु, नाम है संधु।
अगली आपको देखने को मिलती है 1749 से 54, एक दूसरा युद्ध है, इसके अंदर ब्रिटिश जीतते हैं। संधि आपको देखने को मिलती है पौंडीचेरी की संधि। पौंडीचेरी की संधि आपको देखने को मिल रही है। क्या रे पांडुरंगा, याद रखना। अगली है 1756 से लेकर 63 तक, लास्ट संधि है। इसमें आपको संधि देखने को मिलती है पेरिस की संधि। पेरिस संधि आपको देखने को मिलती है। जीतते कौन है इसके अंदर? ब्रिटिशर्स वॉन द बैटल। आपको समझ में आई? बहुत ही आसान रहेगा। अनिक्स भाई इसमें करेक्ट आंसर पूछेंगे तो याद रखना अंग्रेज और फ्रांसीसी आपको देखने को मिल जाएंगे। अंग्रेज और फ्रांसीसी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, याद रखोगे। बहुत बढ़िया। अगला सवाल ये रहा, सल्तनत काल में दीवाने इश्तियाक विभाग की स्थापना किसने की है? दीवाने इश्तियाक किसके लिए होता था? कि भैया ये होता था पेंशन के लिए। इश्तियाक होता था पेंशन के लिए, आपका हुआ करता था। इश्तियाक होता था पेंशन के लिए, तो इसके बारे में याद रखना, ठीक है। चलिए सर आपको शादी में आना है, कार्ड इंस्टाग्राम पर भेज दिया है, आपने देखा नहीं है, दोबारा भेजो, स्टोरी लगा के मेंशन कर देना, स्टोरी कर देना पब्लिक, आपके शादी में जरूर जरूर आऊंगा, स्टोरी कर दूंगा रीमेंशन तुम्हारी, ठीक है, याद रखना। फिर आप वहां पे गाना गाना कि दुल्हन की सालियों हरे दुपट्टी वालियों, ये है हमारे सर जी, ये है हमारे सर जी। ये मत गाना, मना हो गई है। चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे आपको जो देखने को मिलता है, पहले आपको देखने को मिलता है अलाउद्दीन खिलजी। इसने बनाया था दीवान ए मुश्त खराज। दीवान ए मुश्त खराज इसने बनाया था। दीवान ए मुश्त खराज किसके लिए था? सर दिस वाज मार्केट कंट्रोल सिस्टम। ये क्या था? मार्केट कंट्रोल सिस्टम। कैंसिल हो गया बिल्कुल, बिहार में भी नहीं आ रहा भाई में, ठीक है। आगे बात करते हैं, दीवान ए मुश्त खराज आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा है फिरोज शाह तुगलक, ये पेंशन डिपार्टमेंट बनाता है, ठीक है, ये कई सारी चीजें बनाता है। बलबन के द्वारा बनाया गया था दीवान ए अर्ज। बलबन ने बनाया था दीवान ए अर्ज, इसने बनाया था, जो कि एक मिलिट्री डिपार्टमेंट था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए आमिर को ही बनाया था। इसने बनाया था दीवान ए आमिर को ही। ये एक प्रकार का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था। दीवान ए आमिर को ही इसको कहा जाता है। यह क्या था मैंने अभी बताया सर, दीवान ए आमिर को ही एक प्रकार का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलता है। याद रखेंगे। चंबल की घाटी से नमन, अवधेश बाघेल, इक्ता प्रथा को भारत में सर्वप्रथम किसने लागू किया? बताइए। हु इंट्रोड्यूस द इक्ता सिस्टम इन इंडिया? इक्ता सिस्टम को किसके द्वारा यहां पर लागू किया गया है? पुस्तकालयों की सीढ़ी से गिरकर मुगल बादशाह हुमायूं की मृत्यु हो गई दाऊ, ठीक है, आगे तो बोला ना भाई, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सर्वप्रथम इसको किसने लागू किया, अच्छा ये तो चीज चल रही है आपकी, यहां पे तो तैयारी इस हिसाब की चल रही है जिसका कोई जवाब नहीं। आप मुझे ये बताओ, आज जो हमारी तथास्तु बैच का पहला डेमो हुआ था वो किस बच्चे ने लिया है, किसने नहीं लिया? जिस बच्चे ने डेमो लिया है वो यस लिखे, जिसने डेमो नहीं लिया वो नो लिखे। फटाफट बताना, फिर मैं आप बताऊंगा। हुमायूं अनपढ़ नहीं था, एकमात्र पढ़ा लिखा शासक था। जहांगीर कौन था फिर पढ़ा लिखा, अगर सिर्फ हुमायूं था? जहांगीर पढ़ा लिखा नहीं था। मैं नशे में वो 2 सुट्टे मारने के चक्कर में 3 किताब पढ़ देख रहे हो, तुम जहांगीर के हल्के में ले रहे हो, क्या बात कर रहे हो? आगे हम बात करते हैं इक्ता सिस्टम के बारे में। जो इक्ता प्रथा आपको देखने को मिलती है, इसके बारे में संपूर्ण तौर पर याद रखना, गजनवी ने इसको शुरू नहीं किया। यह प्रथम सुल्तान उपाधि धारक है। पहला सुल्तान उपाधि इसके द्वारा धारण की गई है। जो पहली सुल्तान की उपाधि है वो इसके द्वारा यहां पर धारण की है, ठीक है। दूसरा जो गौरी है, सर गौरी के द्वारा यहां पर क्या किया गया है? सर कोई इंपोर्टेंट वर्क तो है नहीं, लेकिन इसने ही भारत के अंदर जो स्थापना होती है दिल्ली वंश की, वो इसी की वजह से होती है, ठीक है। तीसरा है ऐबक। ऐबक ने गुलाम वंश को शुरू किया। इल्तुतमिश इक्ता सिस्टम को शुरू करता है। इक्ता सिस्टम को शुरू करता है, चहलगानी को शुरू करता है, काफी सारी चीजें इसने शुरू की गई थी, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब जैसा मैंने पूछा, जिस जिस बच्चे ने इसको नहीं लिया है, भाई आप सभी का अगर समर्थन रहा तो ये जो क्लास है तथास्तु की, ये लाइव यूट्यूब पे चल सकती है। मतलब लाइव तो चलेगी यूट्यूब पे, इसके बाद वीडियो मिलेंगी सिर्फ ऐप पे। तो इसमें क्या होगा, जो ऐसे छात्र हैं जो पैसा कम खर्च करना चाहते हैं और डेडिकेटेड है, तो इसको लाइव में पढ़ने, लेकिन इसके नोट्स, इसके JRSS, हैंड रिटन नोट्स एंड न्यू डिजिटल ई बुक्स, वो सब की सब आपको देखने को मिलेंगी सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर। बट लाइव ये यूट्यूब पर दोपहर में 12 बजे चल सकता है, अगर आप ऐसा चाहते हो तो, ठीक है। क्योंकि भाई सीधी बात है कि जो बच्चा पेमेंट करेगा उसको एक्स्ट्रा चीजें तो मिलेंगी ही, तो बस वही बात है। आप लोगों के लिए ये चीजें मैं तो दिल से करना चाहता हूं भाई साहब। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के शासनकाल में तेनालीराम यहां पर आपको देखने को मिलते हैं? तेनालीराम के द्वारा यहां पर एक मतलब बहुत बढ़िया लेख भी है इनका, बहुत फेमस लेख आपको कौन सा देखने को मिलता है? ये ऑथर भी है, ये राइटिंग भी करते हैं, इनके बारे में फटाफट मुझे बता दीजिए, ठीक है। चलो
ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य ही तो हुआ था भाई, मैंने कुछ क्या लिख दिया, फ्रांस और ब्रिटिशर्स के मध्य, फ्रांस और ब्रिटिशर्स सही था बे, पिटाएगा, सही तो लिखा है मैंने। आगे हम बात करते हैं ड्यूरिंग हुज रिजाइन, सर ये कहां देखने को मिलता है, कृष्णदेवराय के समय में देखने को मिलता है। यहीं आपको अष्ट दिग्गज भी देखने को मिलते हैं, यहीं आपको अष्ट दिग्गज भी देखने को मिल जाते हैं। यही कौन है, अष्ट दिग्गज, ठीक है, अष्ट दिग्गज भी आपको यहीं, या अष्ट दिग्गज भी आपको यहीं देखने को मिल जाएंगे, अष्ट दिग्गज। लेख की बात करता हूं तो तेनाली रामा के द्वारा बहुत तड़े तड़े लेख लिखे गए हैं। इसके अंदर जैसे आपको देखने को मिलती है एक फेमस राइटिंग है इसकी, उस राइटिंग का नाम बताइए। अभिज्ञान शकुंतलम अबे इसकी नहीं है, कालिदास की है, ठीक है, याद रखना। इनकी किताब का नाम मुझे बताइए, ठीक है सर, फटाफट बताओ। आगे हम बात करते हैं, फटाफट बताओ, बिना परेशानी के हम बात करते हैं। आगे आप बताएंगे। सदाशिव राय आपको जो देखने को मिलते हैं ये मराठा है, सदाशिव राय मराठा है। इनकी सदाशिव राय की मृत्यु हो जाएगी सर, बैटल ऑफ राक्षसी तागड़ी में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, याद रखना, बहुत बढ़िया। आगे हम बात करते हैं बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा, अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा हत्या होती है। और अलाउद्दीन बहमन शाह की बात अगर मैं करता हूं तो इनको हसन गंगू भी कहा जाता है, इन्हीं को हसन गंगू के तौर पर भी याद रखा जाता है, ही वाज द हसन गंगू एज वेल, हसन गंगू भी आपको यही देखने को मिल जाता है। लेकिन करेक्टली अगर मैं आंसर करता हूं तो इसी में हम देख लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल सर 1325 से लेके 51, फिरोज शाह तुगलक का 1351 से लेके 88, गयासुद्दीन तुगलक का 1320 से लेके 21, 1320 से लेके 25, और अलाउद्दीन खिलजी का टेन्योर 1296 से लेके 1316, ठीक है। अब इसमें करेक्ट आंसर की हम बात करते हैं, करेक्ट आंसर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो करेक्ट आंसर हमें पता लगता है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, दैट वाज मोहम्मद बिन तुगलक। वो मोहम्मद बिन तुगलक आपको देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखेंगे। जीत भाऊ के बारे में आप याद रखेंगे, जो कि मैं स्वयं हूं, ठीक है। चलो आगे हम बात करें, अगला सवाल ये रहा, चहलगानी या चालीसा दल के सुल्तान ने विशेष रूप से बनाया था। ये आपका 20वें नंबर का क्वेश्चन है। अब आपकी क्लास में अब जो गति आने वाली है, ये गति लास्ट टाइम पर कभी आई होगी जब वंदे भारत भारत में आई थी, उसी समय अब रफ्तार देखेंगे आप यहां पर, ठीक है। चलिए सर, क्या ये क्लास एनटीपीसी वाले देख सकते हैं? एनटीपीसी वालों के लिए वैसे स्पेशली तो शाम को 6 बजे वाली क्लास चलती है, बट अगर कोई बच्चा देखना चाहता है तो बिल्कुल देख सकता है, ठीक है। खींच के मुझे बताएंगे क्या लेवल यहां पर चल रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं, फटाफट बताओ। करेक्ट आंसर की हम बात करते हैं। सर इसको भी इल्तुतमिश ने ही बनाया था। इल्तुतमिश के द्वारा 2 कॉइन्स भी चलाए गए थे, 2 कॉइन्स भी इसने चलाए थे। पहला चलाया था जीतल, दूसरा चलाया था टंका। जीतल जो था सर जी, यह था इसका कॉपर का, और जो टंका था इसका, वो था इसका सिल्वर का। सिल्वर का टंका, कॉपर का जीतल, नाम है इसका इल्तुतमिश, और छाती में था इसके पीतल। वाह वाह वाह, क्या राइमिंग हुई है। आगे हम बात करते हैं बलबन जो देखने को मिलता है इल्तुतमिश के द्वारा ही 1233 में ग्वालियर जब ये गया था, ग्वालियर अभियान पर इसने क्या किया था, ग्वालियर अभियान पर इसने बलबन को खरीदा था। बलबन पारसी है, बलबन खरीदा, बलबन खुद एक गुलाम था। लेकिन बलबन रूलर कब बनता है? सब 1265 में रूलर बनता है, अपने ही दामाद की पार्किंग लगाकर, और 1287 तक गद्दी पर बना रहेगा। लेवल इसका भी कुछ अलग ही है। रजिया सुल्तान से ये इल्तुतमिश की छोरी है, 1236 लेकर 40 तक पद पर बनी रही है। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका संस्थापक है, 1206 से लेकर 10 तक पद पर बना रहा है। पोलो खेल रहा था, लेकिन पोलो में गोलो गोलो घूमकर ये गिर गया और इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, याद रखेंगे बिना परेशानी से, ठीक है, याद रखेंगे। 6 बजे कौन सी क्लास आती है बता दो। वो 6 बजे क्लास नहीं आती है, 6 बजे रिकॉर्डिंग आती है, 6 बजे रिकॉर्डिंग आती है। जिसको नहीं पता है मैं बता दूं, वीडियोस के सेक्शन में आप जाओगे तो 6 बजे आपको ये देखने को मिलती है, ये वाली वीडियो जो टॉप 50 देख रहे हैं ना एंशिएंट हिस्ट्री के, ऐसे टफेस्ट क्वेश्चन आपके देखे को मिलते हैं। हर शाम 6 बजे आपको ये आते हैं, ये रेलवे के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है। अगला सवाल ये रहा कंप्यूटर की स्क्रीन पर, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था में शहना-ए-मंडी कौन हुआ करता था? शहना-ए-मंडी कौन होता था, इसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट बात है कि सर बाजार का मुख्य अधिकारी, मूल्य निर्धारण अधिकारी, मूल्य खुद सुल्तान निर्धारित करता था, यह सुल्तान का खुद का काम हुआ करता था, याद रखना। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस सिस्टम, ये नहीं था। गेन स्टोरेज ऑफिसर, बिल्कुल नहीं सर, बाजार का मुख्य अधिकारी हुआ करता था। चीफ मार्केट ऑफिसर को ही शहना ए मंडी कहा जाता था। आगे हम बात करते हैं, सर ए जहांदार की उपाधि
किस दिल्ली सुल्तान ने धारण की है? विच ऑफ द फॉलोइंग दिल्ली सुल्तान एज्यूम द टाइटल ऑफ शर ए जहांदार? मुझे बताइए। सर ए जहांदार की उपाधि है, किसके द्वारा इसको लिया गया है, धारण किसके द्वारा किया गया है? बिना परेशानी के आप बताएंगे। सर ए जहांदार की उपाधि किसने धारण की है, बताइए। ठीक है, बिना परेशानी के, ठीक है, बिना परेशानी के बताइए। ठीक है, चलो। अच्छा मुझे एक बात बताना, एक राजा है, जोरदार ही राजा है, देखो सिकंदर ए सानी है, इतना पिटोगे अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर ए सानी है, सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी, सुल्तान ए जहां, सिकंदर ए सानी है, सुल्तान ए जहां है, और यह है आमिर उल मोमिन, ये तीनों इसकी उपाधि है। आमिर उल मोमिन, सिकंदर ए जहां, सिकंदर ए सानी। विरोधाभास का मिश्रण किसी को कहा गया है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट किसको कहा गया है? कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये किसका नाम है? जिसका ये नाम है वही आंसर है, यानी विरोधाभास का मिश्रण, विरोधाभास का मिश्रण है, मिश्रण है। मैं एक नाम और बता दूंगा तो सीधे जान जाओगे, और मैं बता दूंगा कहा किसने है। सर जी, जिस व्यक्ति ने किताबुल रिहला लिखी थी, किसने लिखी थी किताबुल रिहला? सर बोलो ना, किताबुल रिहला के बारे में अगर मैं आपको बात बताता हूं, सर ये लिखी थी मोरक्को के ट्रेवलर इब्न बतूता, पहन के जूता, इब्न बतूता के द्वारा इसको लिखा गया था। तो इब्न बतूता ने कहा था कि विरोधाभास का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक है। इसी को रक्त पिपासु पागल राजा, बुद्धिमान पागल राजा कहा जाता है। बलबन को कहा जाता है बहारुद्दीन उलूग खान, इसी को उलूग भी कहा जाता है और इसको बहारुद्दीन भी कहा जाता है, बहारुद्दीन गयासुद्दीन बलबन। फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है अकबर के जैसा, ठीक है, अलाइक अकबर इसको कहा गया है। अगला सवाल है, मुगल काल में जब्ती प्रणाली के अंतर्गत भूमि में कितनी श्रेणियां आपको देखने को मिलती थी? जब्ती सिस्टम जो है अप्रोक्स 1570 में आपको देखने को मिल जाएगा, 1570 में देखने को मिल जाएगा, और ये टोडरमल लेकर आए थे, टोडरमल लेकर आए थे। टोडरमल जो थे दैट वाज द फाइनेंशियल मिनिस्टर, फाइनेंशियल मिनिस्टर किसके थे? फाइनेंशियल मिनिस्टर ऑफ अकबर आपको ये देखने को मिलते हैं, अकबर के फाइनेंशियल मिनिस्टर ही आपको देखने को मिलते हैं टोडरमल। इसके अंदर जमीन की प्रणालियों के बारे में पूछा गया है, जमीन की प्रणालियों के बारे में बताएंगे, कितनी जमीनी प्रणालियां आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, फटाफट पोजर, पोलाज, परोती, पोलाज हो जाएगी पहली तो, पोलाज परोती, ठीक है, पोलाज परोती होगी। दो प्रकार की भूमि और थी, एक बार मुझे बताओ कि 4 प्रकार की भूमि देखने को मिलती है, पोलाज है, परोती है, ठीक है। इसके बाद जो भूमि देखने को मिलती है वो कौन देखने को मिलती है? चाचर, शायद चाचर भी थी, चाचर और बंजर, यही तो थी, चाचर और बंजर, चाचर भी थी, हाँ याद आता है मुझे, चाचर भी थी और बंजर भी थी, चाचर और बंजर, ये 4 प्रकार की भूमि थी, 4 है मुझे अच्छे से याद है, पोलाज, परोती, चाचर, बंजर। अब इनमें भी क्रम था, हाँ 4 होंगे, यस। पोलाज जो होती थी 1 से 2 साल तक खाली रहती थी, 1 से 2 साल तक फसल इसमें दी जाती थी, 1 से 2 साल में फसल मिलती थी। इसमें क्या होता था, 2 से 3 साल में फसल मिलती थी, इससे 3 से 4 साल में एक फसल मिलती थी, और ये 5+ ईयर्स में भी एक फसल मुश्किल से इससे मिल पाती थी, इसलिए इसको बंजर कहा गया था। चाचर बोलते हैं, मुझे याद आ गया ना। शेषाशुरी के द्वारा जारी किया गया चांदी के सिक्के का नाम क्या था? चांदी के सिक्के का नाम रुपया था, जो दाम नाम था वो कॉपर नहीं, दाम था उसका, दाम, चांदी के सिक्के का नाम दाम था, दाम था भैया चांदी के सिक्के का नाम। जो चांदी का सिक्का यहाँ पर शेरशाह सूरी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, उसका नाम आपको क्या देखने को मिलता है? उसका नाम नहीं, उसका रुपया था, चांदी का रुपया था, यस 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 यस, चांदी का रुपया था, दाम तो कॉपर का था, दाम तो बच्चे कॉपर का आपको देखने को मिलता है, दाम था कॉपर का, चांदी का था रुपया। यहीं से हमें कहते हैं कि रुपये की स्टार्टिंग ही यहां पर हुई है। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से इसके बारे में याद रखना। सर आप झांसी घूम जाइए, जरूर भाई, झांसी जरूर आऊंगा, झांसी में जरूर आऊंगा, बढ़िया, मजाक से हटके। पर मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप झांसी के नजदीकी क्षेत्र के अंदर अपनी पोस्टिंग ले लो दरोगा बन के, मैं फिर झांसी जरूर आऊंगा। ठीक है, आप दरोगा बनिए, मैं झांसी, क्या बात कर रहे हो? ठीक है, चलिए, ठीक है, याद रखेंगे सीधे तौर पर। हाँ वही मैं कह रहा हूं, रुपया था यार चांदी का। शेरशाह सूरी ने 176 ग्रेन का रुपया चलाया था, 176 ग्रेन, ये वजन है। 1 ग्राम में कितना होता है? एक नहीं, 1 ग्रेन में होता है कितना? 1 ग्रेन में होता है 0.6 ग्राम। हाँ अब सही है, 0.6 ग्राम इक्वल टू 1 ग्रेन। आगे बढ़िए, अगला सवाल है, अकबर के नवरत्नों में कौन संगीतकार नहीं था?
तानसेन संगीतकार थे, बैजू बावरा, अबुल फजल सभी संगीतकार थे, ऑल वर म्यूजिशियन। सर बैजू बावरा, अबुल फजल राइटर है यार, राइटर है अबुल फजल, याद रखना। अबुल फजल वाज राइटर। पूछा है कौन संगीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, अबुल फजल है। अबुल फजल की हत्या किसने की है, किस वर्ष इनकी हत्या हुई है, बताइए। अबुल फजल की हत्या के बारे में बताइए, ठीक है, बिना परेशानी के, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अरे भैया खुल के खेलो एक बार, बताओ मुझे। अगर मैं बात करता हूं अकबर के नवरत्नों की, अकबर के नवरत्न आपको देखने को मिलते हैं और उसके अंदर आपको अबुल फजल राइटर देखने को मिलता है। और राय बुंदेला ने 1602 में इसको तड़का दिया था। भाई राय बुंदेला, इसकी हत्या जो होती है राय बुंदेला द्वारा हुई थी, 2500 रुपए में मार दिया था राय बुंदेला। तब बहुत सस्ते रेट आपको देखने को मिल जाएंगे। राय बुंदेला ने मार दिया था। यह आपको मालवा के रूलर थे और जहांगीर के कहने पर इन्होंने निपटा दिया था इसको, ठीक है। चलिए, बिना किसी परेशानी के, बिना परेशानी के इसके अंतर्गत आप याद रखेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, गज-ए-सिकंदरी किस मुगल बादशाह के द्वारा शुरू की गई थी? गज-ए-सिकंदरी यह मेजरमेंट सिस्टम है, इसको किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? किस मुगल बादशाह ने गज-ए-सिकंदरी को मान लिया था? गज-ए-सिकंदरी को किसने मान लिया था? अभय तिवारी। सीएचएसएल का पेपर बहुत जल्दी आएगा, सीएचएसएल का पेपर बहुत जल्दी आएगा। और जो बच्चे वर्तमान में देख रहे हैं, इतना होने के बाद भी अगर आप लाइक नहीं कर रहे हैं, यकीन मानिएगा ऊपर भगवान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जब आप देखो, सिलेक्शन तो आप ले लोगे, ऑब्वियस ही बात है, मुझसे पढ़ रहे हो, सिलेक्शन तो आपका होकर रहेगा। फिर सपने में तुम्हारे भगवान आएंगे, भगवान पूछेंगे काहो बानी बहुतन मजा लेत रहे, भैया जी के क्लास में लाइक का ही नहीं किए, जे पूछेंगे वो आपसे। चलिए, अगर मैं पूछूं गज-ए-सिकंदरी जो था, इसको स्टार्ट किसके द्वारा किया गया है, तो उस बारे में फटाफट से मुझे बताएंगे। गज-ए-सिकंदरी को किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था बिना किसी परेशानी के? लगभग 33 इंच की होती थी, ठीक है, 33 इंच 41 सेंटीमीटर के आसपास। 33 इंचेस आपको देखने को मिलते थे इसमें, गज-ए-सिकंदरी में, ठीक है, 33 इंच। अकबर ने इसको शुरू किया था, अकबर ने ही जरीब भी शुरू की थी, जरीब भी शुरू की थी, जरीब, जरीब जंजीर की बनती थी। और जरीब क्या होता था? दैट वाज आल्सो ए लैंड मेजरमेंट सिस्टम, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अद्भुत। क्लास के अंदर एक बच्चा है जिसका नाम है वीआईपी मासूम, मैं इसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। कह रहा है सर मेरे सपनों में कोई और आती है, आय हाय हाय, शर्मा गया लड़का। बेटा जो आ रही है वो केवल सपनों में ही आ पाएगी, तैयारी अगर रात भर करोगे तो फिर वो असलियत में आ पाएगी। आगे हम बात करते हैं, अकबर तो आप लिख ली है, 33 इंच आपको देखने को मिलता है, डिस्टेंस है इतना। जरीब चला करती है, गज-ए-सिकंदरी आपको देखने को मिलती है। ये मुगल बादशाह के द्वारा माप के लिए इसको शुरू किया गया था, ठीक है, तगड़े तरीके से याद रखना। मुगल काल में दाग और चेहरा प्रणाली किससे संबंधित है? मुगल काल में सर ये सैनिक प्रशासन था, और ये दाग और जो चेहरा प्रणाली आपको देखने को मिलता है, इसको शेरशाह सूरी के बाद से शुरू किया गया है। मतलब अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, इन सब लोगों ने इसको शुरू किया है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला है जवाबित शब्द का मुगल प्रशासन में क्या अर्थ है? जवाबित आपका क्या अर्थ है? ये नया क्वेश्चन है नहीं? बिना परेशानी के मुझे बताइए, क्या नया क्वेश्चन है नहीं? तगड़े तरीके से आप मुझे बताएंगे, कोई समस्या इसमें नहीं आपको होनी चाहिए, बिना परेशानी के बताओ। जवाबित क्या है? जवाबित जैसे हमारे यहाँ संविधान होता है। सुमित गोस्वामी, राम राम भाई, राम राम। सुमित भाई आपने तथास्तु क्लास नहीं ली है, इंतजार कर रहे थे हम आप सबका, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें जवाबित शब्द जो आपको देखने को मिलता है, यह मुगल प्रशासन में इसका अर्थ क्या था? सर राज्य द्वारा बनाए गए जो नियम थे, स्टेट मेड रेगुलेशंस जो थे, यही आपको देखने को मिलते हैं जवाबित। स्टेट मेड रेगुलेशंस जो थे, इन्हीं को जवाबित कहा जाता है। यही जवाबित आपके कहलाते हैं, यही क्या कहलाते हैं? यही जवाबित आपको देखने को मिल जाएंगे। इस बारे में थोड़ा सा आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, कुल मिला के भूलेंगे नहीं, ठीक है। इसका आंसर आपको होगा स्टेट मेड रेगुलेशंस को जवाबित कहा जाता है। नेक्स्ट अगला सवाल आपको यहां देखने को मिल रहा है, किस राजपूत शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? एक ही है, भगवान दास ने सबसे पहले ली थी, मानसिंह है, भारमल है, ये सब आ गए थे, लेकिन महाराणा प्रताप, इनके पिता का नाम उदय सिंह द्वितीय था, इनका महाराणा प्रताप, इनके बेटे का नाम आपको देखने को मिल जाएगा अलग ही लेवल पर, अलग ही लेवल पर इनके पुत्र का नाम भी आपको देखने को मिल जाएगा अमर सिंह, राणा अमर सिंह, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है रजनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? सर महाभारत को ही रजनामा लिखा गया है। रजनामा को लिखने वाले हैं अबुल कादिर बदायूनी, अबुल कादिर बदायूनी और फैजी, अबुल कादिर बदायूनी
बदायूनी एंड जो आपको देखने को मिलता है जो फैजी है, इन दोनों ने मिलकर ही इसको लिखा है। फैजी और अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसको लिखा है। दोनों बहुत अच्छा लिखते हैं। महाराणा प्रताप सिंह ने एक ही हासिल युद्ध, बिल्कुल। शिवाजी ने अष्टप्रधान मंडल में पेशवा का क्या कार्य था? पेशवा वित्त व सामान्य प्रशासन देखता था, धार्मिक मामले देखता था, फॉरेन मैटर्स देखता था, मिलिट्री अफेयर्स देखता था। देखो अगर हम बात करते पेशवा, पेशवा सबसे इंपॉर्टेंट पद देखने को मिलता था, ठीक है। अब इसमें सैन्य मामले देखने के लिए बिल्कुल नहीं था, फॉरेन मामले देखने के लिए बिल्कुल नहीं था। अगर हम बात करते हैं कल की जो क्लास होगी उसमें मैं थोड़ी थियरी भी रख लूंगा ताकि इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपके लिए और क्लियर करा पाऊं। कल की क्लास में थियरी भी होगी, जो मिडावल इंडिया की अगली क्लास होगी उसमें आपको थियरी भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। फटाफट इसके बारे में हम बात करेंगे कि अधीनता किसके द्वारा नहीं स्वीकार कर गई थी, इसके बारे में बताइए, फटाफट बताओ। देखो जो पेशवा होते थे वो मेजरली सारा ही प्रशासन देखते थे। पेशवा का काम था कि सभी प्रकार के प्रशासन को देखना, प्रधानमंत्री की तरह ये काम करते थे। पेशवा वाज लाइक पीएम यह काम करते थे, लाइक प्राइम मिनिस्टर यह काम करते थे। तो फाइनेंस और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सभी इन्हीं के ऊपर निर्भर होता था, ठीक है, सभी इन्हीं के ऊपर निर्भर होता था। तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी करेक्ट आंसर होगा। चौथ और सरदेशमुखी कर शिवाजी के किस क्षेत्र से वसूले जाते थे? सर यह जो आपको क्षेत्र देखने को मिलता है मुगल एम्पायर से नहीं, इन्होंने आदिल शाही, निजाम शाही, सर इन दोनों ही टेरिटरी से इनके द्वारा ही है जो इनका टैक्स है। चौथ है सरदेशमुखी है। सरदेशमुखी 1/10 होता था और चौथ जो होता था 1/4 होता था। 1/4 होता था चौथ, ये होता था 1/10, 25% ये होता था, 10% ये होता था। ये दोनों के दोनों ही यहाँ पर टैक्स जो है रिसीव किए जाते थे। इनके बारे में आप याद रखेंगे बिना किसी परेशानी के। ये सिक्योरिटी टैक्स होता था, सिक्योरिटी टैक्स होता था, बचना है तो देने पड़ेंगे। नेक्स्ट है किस मुगल बादशाह ने झरोखा दर्शन की प्रथा बंद कर दी थी? इसको स्टार्ट किया था अकबर ने। झरोखा को स्टार्ट किसने किया था? सर अकबर के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। स्टार्ट किसने किया था सर? इसको अकबर के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। लेकिन बात वही आ जाती है कि इसको एंड किसने किया है? सर अगर मैं बात करूं ना इसको एंड किसने किया है, दैट वाज औरंगजेब। औरंगजेब ने झरोखा को बंद किया, इसके द्वारा दोबारा से जजिया को शुरू किया गया। ये कई सारी चीजें हैं जो इसके द्वारा की गई हैं जो कि आपको देखने को मिलती जरूरी नहीं थी, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट है दो अश्पा और सिंह अस्पा, यह किस प्रथा, यह जो प्रथा है दो अश्पा और सिंह अस्पा, दो अस्पा सिंह अस्पा, ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? अश्पा प्रणाली फेमस है। अश्पा प्रणाली भी आपको फेमस देखने को मिल जाएगी। दुई अश्पा है और बाकी अश्पा प्रणाली है, यह किसके द्वारा शुरू की गई है इसमें आप बताएंगे, ठीक है। इसमें भी आप बताएंगे बिना परेशानी के आप बताइएगा, ठीक है, बिना किसी परेशानी के। चलो बताओ। चल सर ऐड बंद करवा दो, देवशीन यार कराएंगे, कोई परेशानी नहीं है। चलो हम बात करते हैं क्या है अश्पा प्रणाली। इसने शुरू नहीं की। देखो अगर होता दो अश्पा और सिंह अश्पा, ये जहांगीर ने शुरू करती थी। इसमें होता क्या था, जो मनसबदार होते थे वो अपने घर हॉर्सेस रख सकते थे। मनसबदार अपने घर हॉर्सेस रख सकते थे। मनसबदार जितने भी मनसबदार थे, मनसबदार कैन हैव हॉर्सेस। मनसबदार अपने यहां पर घोड़े रख सकते थे। दो अश्पा वाले जो मनसबदार होते थे, छोटे मनसबदार होते थे। दो अश्पा का मतलब क्या होता है, ये अपने यहां दो अश्व बांध सकते हैं, ये 2 हॉर्सेस अपने यहां रख सकते हैं, हॉर्सेस अपने यहां रख सकते हैं। और जो सिंह अश्पा वाले लोग थे, सिंह अश्पा वाले लोग थे, वो अपने यहां 3 हॉर्सेस रख सकते थे, अपने यहां पर 3 हॉर्सेस रख सकते थे। ये कॉन्सेप्ट था कि मनसबदार इस प्रकार से 3 हॉर्सेस रख सकते हैं, यही कॉन्सेप्ट बात करता है, ठीक है। जहांगीर इसका करेक्ट आंसर, बेटा ध्यान रखना सिंह अश्पा आ रहा है, सिंह अश्पा अकबर कभी शुरू ही नहीं कर पाया। अगला है खानवा का बैटल 1527 में बाबर ने राणा सांगा जी को पराजित किया था। कहा जाता है कि राणा सांगा हारे नहीं थे। राणा सांगा जी का एक हाथ नहीं था, एक आंख नहीं थी, एक पैर नहीं था, उसके बावजूद उन्होंने युद्ध लड़ा, युद्ध जीता। लेकिन एसएससी मानता है कि यहां पर युद्ध राणा सांगा जी हार गए थे। इसके अलावा इब्राहिम लोधी से डायरेक्टली इनका 1526 में आपको देखने को मिलता है बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत, तो पानीपत के युद्ध में कौन जीतता है भाई साहब? जीतता है इसके अंदर बाबर। महमूद लोधी से बैटल होता है, खानवा का बैटल है, घाघरा का बैटल है, इनसे तो घाघरा का बैटल है, घाघरा बैटल है। घाघरा का बैटल होता है 1529 में, ठीक है। तो जीतता कौन है? बाबर ही जीतता है। मेदिनी राय से होता है 1527 के अंदर बैटल हुआ, 28 में बैटल हुआ था। मालवा के रूलर हैं ये, मालवा के रूलर है मेदिनी राय। जीता कौन है? फिर से
बाबर ही जीतेगा। याद रखेंगे। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल ये रहा, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया था? इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। कुतुब मीनार जिसकी हाइट 72.5 मीटर आपको देखने को मिल जाती है, जो यूनेस्को के द्वारा 1993 के अंदर यह आपकी हाइट सेम भी की गई है। तो इसके अंदर पहली बिल्डिंग जो बनाई है वो कुतुब ने बनवाई है। बाकी की दूसरी, तीसरी और चौथी जो बिल्डिंग है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाई गई है। पांचवी बिल्डिंग 1369 के अंदर ये इल्तुतमिश ने बनवाई है बच्चे, ये बनवाई है इल्तुतमिश के द्वारा बनवाई गई है। और बची हुई जो है पांचवी फ्लोर, ये 1369 में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई है। करेक्ट आंसर इसमें होगा इल्तुतमिश। इस तरीके से याद रखना, 1369 में फिरोज शाह तुगलक ने इसको बनवाया है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल है, बहमनी राज्य 5 राज्यों में विभाजित हुआ था। बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर, बरार। परफेक्ट है। बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, हैदराबाद नहीं बना। बीजापुर, विजयनगर नहीं बना। और यहां पर गुलबर्गा नहीं बना। गुलबर्गा कैपिटल है। गुलबर्गा वाज द कैपिटल ऑफ बहमनी। बहमनी की कैपिटल ही गुलबर्गा है। विभाजन कब हुआ है? 1484 में विभाजन हुआ था। में विघटित हो गया था क्योंकि जैसे ही 1482 के अंदर महमूद गवाह की मृत्यु हुई, मोहम्मद शाह तृतीय के कार्यकाल में, यह यहां पर खेल खराब हो जाएगा। इज द आंसर। अगला है सुल्तान उश शर्क, पूर्व सुल्तान। सुल्तान उश शर्क किसको कहा जाता है? सुल्तान उश शर्क किसको कहा जाता है? तगड़ा नाम है। सुल्तान उश शर्क किसको कहा जाएगा? लाइक करिए, तगड़े तरीके से खुल के खेलिए। सुल्तान उश शर्क के बारे में पूछा जा रहा है, फटाफट बताइए, बिना परेशानी के बताओ। ठीक है, बताओ। तो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा मलिक शबर। करेक्ट आंसर क्या देखने को मिल जाएगा? मलिक शबर। ऑप्शन में नहीं है बट, तो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा शर्की सुल्तान ऑफ जौनपुर, मलिक शबर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और जिस तरीके से देखो यहां पर सर्दियां चल रही होती हैं, जिस तरीके से आपकी सर्दियां चल रही होती हैं, आप अपनी उंगलियों का ध्यान रखें, अंगूठों का भी, क्योंकि लगने के बाद फिर आप ऐसे डोनाल्ड डक बन जाते हैं। कितनी गलत बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर परेशानी के स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर करेक्ट आंसर आप जानेंगे मलिक शबर, शर्की सुल्तान देखने को मिल जाएंगे। आगे हम बात करते हैं, बताइए फटाफट से। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो शर्की सुल्तान ऑफ जौनपुर आपको देखने को मिलते हैं मलिक शबर। ठीक है, याद रखना। बंगाल के अंदर सुल्तान कभी क्रिएट ही नहीं हुए। बंगाल के अंदर सुल्तान कभी क्रिएट ही नहीं हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अगला सवाल है, अकबर के शासनकाल में इबादत खाना कब स्थापित किया गया था? इबादत खाना कब बनता है? ये बहुत जरूरी सवाल है। ठीक है, चलो फटाफट बताइए, इबादत खाना आपको कब देखने को मिल जाएगा? इबादत खाना, सर इबादत खाना 1575 में आपको शुरू किया गया था। 1575 में आपको शुरू किया गया था इबादत खाना। ठीक है, कब शुरू किया गया था? 1575 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, दूसरा है कि 1580 जब आया तो इसको दोनों धर्मों के लिए खोल दिया गया, लेकिन 1582 में इसको खत्म कर दिया गया। 1582 में इसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, याद रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं, अगला सवाल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत का अकबर किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द अकबर ऑफ मिडावल साउथ इंडिया किसको कहा जाएगा? हु इज नोन एज अकबर ऑफ मिडावल साउथ इंडिया, यह किसको कहा जाएगा? इसके बारे में आंसर करिए और बताइए कि मिडावल साउथ इंडिया का अकबर किसको कहा जाएगा? किसको कहा जाएगा, फटाफट बताओ। ठीक है, महानतम ही है भाई, सीधी बात है। इस तरीके के सवालों में याद रखो, जो बहुत महानतम होगा उसी को यहां पर अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, चलो बिना परेशानी के। ठीक है, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर आपको कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय आपको देखने को मिल जाएगा। अगर कोई बच्चा ये तक डिसाइड नहीं करता उसके लिए क्या पढ़ना सही और क्या पढ़ना गलत है, अगर वो यही डिसाइड नहीं कर पा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि उसको आगे पढ़ना चाहिए। आगे बढ़िए, अगला सवाल। एक महिला क्लास के अंदर कमेंट कर रही है कि सर जी मैं यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रही हूं। आपको पता है ना यूपी कांस्टेबल 2026 में पेपर होगा, लेकिन सर दिक्कत ये है कि मैं यूपीएसआई के लिए पढ़ रही हूं, तो क्या दोनों चीज कवर होंगे? क्या इनके सिलेबस में वेरिएशन है या सेम है? सिलेबस तो सेम देखने को मिलता है। बच्चा अगर इसका सिलेबस सेम है तो ऑब्वियस सी बात है कि कांस्टेबल के जो पेपर का सिलेबस है वो यूपीएसआई से मैच करता है। इवन यूपीएसआई में ज्यादा है,
तो अगर आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो यूपी कांस्टेबल आपके लिए सिमिलर हो जाएगा। आगे बढ़िए, ठीक है, चलिए। तो करेक्ट आंसर आपको कृष्णदेव राय आपको यहां देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करता हूं जो आपको देखने को मिलता है विजयनगर एम्पायर, इसको शुरू किसके द्वारा किया गया था? सर विजयनगर एम्पायर को 1336 में हरिहर और बुक्का ने स्टार्ट किया था। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, शकत खान किस दिल्ली सुल्तान का वजीर था जिसे वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किया था? शकत खान आपको देखने को मिलता है किसके समय में देखने को मिलता है? जो कि रियल पावर होल्डर था, जो रियल पावर होल्डर था जिसने ही वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किया था, उसके बारे में यहां पर पूछा जा रहा है। तो बिना परेशानी के बारे में बताएंगे कि शकत खान आपको किसके समय में देखने को मिल जाएगा। देख, शकत खान का जो राइज होता है ये तुगलक डायनेस्टी के अंदर होता है। कब होता है? तुगलक डायनेस्टी के टाइम पर इसका राइज होता है। तुगलक में भी जो एंडिंग चल रही थी, तुगलक के अंदर भी 1394 से लेकर 98 के बीच में ये गद्दी पर बैठता है। 1414 में दिल्ली के बाहर बैठता है। तो जब ये दिल्ली के बाहर था तो शकत खान ही था जो दिल्ली के अंदर सिंहासन को संभाल रहा था। तो ये जो पीरियड है ये शकत खान का पीरियड है। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, दैट वाज द शकात खान। याद रखिएगा शकात खान के बारे में। बहुत बढ़िया। और तो कोई नहीं है जिसको दिशा के बारे में पूछना कि दिशा सही चल रही है नहीं? और तो कोई नहीं है तनु के अलावा? आगे लीजिए, अगला सवाल है, मुगल काल में करोड़ी किस विभाग से संबंधित अधिकारी था? मुगल काल में एक शब्द यूज किया जाता था करोड़ी, करोड़ीमल। आपने सुना होगा, नाम सुना होगा करोड़ीमल, सुना है कि नहीं? हाँ सर सुना है, करोड़ीमल तो नाम सुना है। तो करोड़ी जो शब्द है ये किस चीज से रिलेट करता है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट बताओ। सर अगर मैं आपको बताऊं, जो टोडरमल था वो एक करोड़ीमल थे। ठीक है, अरे कोई बात नहीं निकी, चलो अब हम ऐसा नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब नहीं बोलेंगे ऐसा, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो। अगर हम बात करते हैं करोड़ी के बारे में, अगर पूछा जा रहा है, एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट था। करोड़ी वॉज अ रेवेन्यू डिपार्टमेंट थिंग। तो करोड़ी रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलता है। इन बारे में समझिएगा, इस बारे में आपको पूरी तरीके से समझना होगा। ठीक है, याद रखना, टोडरमल भी रेवेन्यू में ही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा किस भाषा में है? सर इंपॉर्टेंट बात यह है कि सवाल ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। अगर या तो तुजुक ए बाबरी का पूछ ले या बाबरनामा का पूछ ले। तुजुक ए बाबरी जो आपको देखने को मिल जाएगा ये तुर्की में है, और जो बाबरनामा है फारसी में है। तो ये दोनों ही लैंग्वेज आंसर होगी, फारसी और टर्की दोनों हो सकती है। लेकिन तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया? आप या तो पर्शियन कर लो टर्की कर लो, दोनों ही सही होगा। तो करेक्ट आंसर मैंने यहां बता दिया। ठीक है, देखो अगर हम बात करते हैं कि तुजु के बाबरी जो आपको देखने को मिलते हैं, तुजु के बाबरी, तो ऑब्वियसली बात है तुजु के बाबरी तुर्की में है, यानी बाबर ने लिखी है। बाबरनामा फारसी में, यानी इसको किसने लिखा? अबुल रहीम खाने खाना ने लिखा है, जो बैरम खान के पुत्र हैं। शिवाजी का अष्टप्रधान परिषद में कौन सा पद वंशानुगत नहीं था? पेशवा वंशानुगत था, पंडित राव वंशानुगत था, न्यायाधीश, क्या न्यायाधीश वंशानुगत था? क्या न्यायाधीश वंशानुगत था? इन सब के बारे में आप मुझे बताएंगे, कौन सा ऐसा पद है जो वंशानुगत आपको देखने को नहीं मिलता? फटाफट बताइए। सर मुझे जहां तक याद जाता है ये सारे ही पद वंशानुगत थे, क्योंकि पूरा का पूरा मराठा एम्पायर वंशानुगत है, पुराने सारे सारे किंगडम्स वंशानुगत है। ठीक है, चलिए याद रखना कि सभी वंशानुगत नहीं थे। पेशवा भी अलग बनते, पेशवा भी अलग बनते थे, लेकिन 1713 के बाद ये वंशानुगत हो गए थे। 1773 के बाद खुल के खेलो, 1713 के बाद पेशवा वंशानुगत हो गए थे, बाकी कभी वंशानुगत नहीं हुए। आगे हम बात करते हैं, लीजिए, मुगल साम्राज्य में जागीर और खालसा भूमि में क्या अंतर था? जागीर निजी भूमि थी, खालसा राज्य की थी। जागीर मनसबदारों को दी जाती थी, खालसा राज्य के अधीन थी। जागीर करमुक्त थी, खालसा करयोग्य था। दोनों समान थे, बोथ वर सेम। तो जागीर के बारे में और खालसा के बारे में आप बताएंगे कि क्या डिफरेंस आपको यहां देखने को मिला है, बिना परेशानी ये बताओ। खालसा भूमि वॉज डायरेक्टली अंडर द रूलर। खालसा भूमि सीधे तौर पर रूलर के अधीन आपको देखने को मिलती थी। खालसा भूमि क्या थी? सीधे राज्य के अधीन होती थी, रूलर के अधीन थी। जबकि जागीर मनसबदारों को दी जाती थी। जागीर क्योंकि मनसबदारों को दी जाती थी, तो जिनके पास बहुत अधिक भूमि होती थी उनको जागीरदार कहा जाता था। जिनके पास बहुत सारी भूमि होती थी उनको जागीरदार कहा जाता था। इस बारे में आप याद रखेंगे, इस बारे में आप याद रखेंगे। अगला सवाल लीजिए, ये रहा, गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? बीजापुर कर्नाटक, मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया। गोलकुंडा तेलंगाना, कुली कुतुब शाह ने बनवाया। गोल गुंबज किसने बनवाया था? बात खत्म हुई, बताइए क्या आंसर होगा। गोल गुंबज आपको देखने को मिलता है, एक अलग ही स्ट्रक्चर है, फटाफट बताइए।
फटाफट बताओ। आपसे मैं पूछ रहा हूं गोल गुंबज के बारे में। सर अगर हम बात करते हैं, सर इसको मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था। करेक्ट आंसर है बीजापुर। तेलंगाना में कुली कुतुब शाह ने ये नहीं बनवाया, कुली कुतुब शाह के द्वारा 4 मीनार बनवाई गई है। करेक्ट आंसर इसका ए होगा। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, किस दिल्ली सल्तनत ने सर्वप्रथम सिक्का मुद्रा पर अपना नाम अंकित कराया था? सबसे पहले अपना नाम मुद्रा पर लिखवाने वाला रूलर आपको कौन देखने को मिलता है? मुद्रा पर सबसे पहले अपना नाम लिखने वाला रूलर आपको कौन देखने को मिल जाएगा? बिना परेशानी के बताइए कि मुद्रा के ऊपर सबसे पहले अपना नाम लिखने वाला रूलर कौन आपको देखने को मिल जाएगा? तो सिक्का मुद्रा पर अपना नाम अंकित करने वाला जो रूलर है ये कोई और नहीं है बल्कि ये इल्तु है अपना। कौन? इल्तु। इल्तु यानी इल्तुतमिश इज द आंसर। क्या है आंसर? सर इल्तुतमिश इज द आंसर। ठीक है, इस बारे में तगड़े तरीके से आप याद रखेंगे बगैर किसी परेशानी के। अगला सवाल ये रहा, जिजिया कर को किस मुगल बादशाह ने पुनः लागू किया था? सर औरंगजेब ही लागू करेगा। औरंगजेब ही लागू करेगा। 1569 के अंदर 1579 के अंदर औरंगजेब ने इसको लागू किया था। 1579 में औरंगजेब के द्वारा यह लागू किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने वाले हरिहर और बुक्का किसके शिष्य थे? हरिहर और बुक्का के गुरु का नाम क्या था? हरिहर और बुक्का के गुरु का नाम क्या था? इस बारे में आप बताएंगे। हरिहर और बुक्का के गुरु का नाम क्या था? फटाफट बताइए, फटाफट बताओ। हरिहर और बुक्का के गुरु का नाम क्या था? भैया जी ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया करो, ब्लैक बोर्ड पर चौक हमने बहुत घिस ली। अब समय है आप लोगों के भविष्य को बेहतर और उजालेमान बनाने का। इस वजह से आपको उजाला देखने को मिलेगा। करेक्ट आंसर है विद्यारण्य। विद्यारण्य आपको देखने को मिल जाएगा। ये हरिहर और बुक्का के गुरु थे यार। ये इतना फेवरेट क्वेश्चन है, ये यूपी पीएससी के अंदर पूछा गया था, इसलिए फेमस क्वेश्चन है, यूपी पीएससी में पूछा गया था। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा, मुहित्सिब किस कार्य के लिए नियुक्त किए जाते थे? मुहित्सिब किस कार्य के लिए नियुक्त किए जाते थे? यह है आपका क्वेश्चन नंबर 50, आज की क्लास का लास्ट सवाल। तो मुहित्सिब किस काम के लिए नियुक्त किए जाते थे? इस बारे में आप बताएंगे कि मुहित्सिब जो थे वो किस काम के लिए नियुक्त किए जाते थे। इस बारे में आप बताएंगे बिना किसी परेशानी के। देखो मुहित्सिब का काम क्या होता था कि एक गांव है या कोई भी ब्लॉक है, कुछ भी है, तो उसमें लोक आचरण, नैतिकता की निगरानी, ये सब करने के लिए अपॉइंट किए जाते थे आपके मुहित्सिब। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। सैन्य के लिए ये नहीं होते थे, राजस्व संग्रह के लिए मुकद्दम भी होते थे, मनसबदार भी हुआ करते थे, न्याय प्रशासन के लिए आपके काजी हुआ करते थे, काजी होते थे, काजी। ठीक है, याद रखना। बाकी इन सब के डिपार्टमेंटल क्वेश्चन और एक वन शॉट वीडियो बहुत जल्दी ही आपको चैनल पर देखने को मिलेगी। इसके बाद ये रहा अंतिम सवाल, किस युद्ध के बाद बाबर ने खलीफा की उपाधि त्याग दी थी? त्याग दी थी, धारण नहीं की थी, त्याग दी थी। बेस्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। जो बच्चा इस सवाल का जवाब देगा अगली क्लास में मैं उस बच्चे का नाम स्वर्णिम अक्षरों में बोर्ड पे लिख के लेकर आऊंगा, कमेंटों में से देखकर। ठीक है, चलो अब यहां पर समझिएगा, कल के हमारे 2 प्लान है, क्योंकि कल संडे है तो कल 2 प्लान हमारे रहने वाले हैं। कल के प्लान समझिए बच्चे। कल के प्लान कुछ इस प्रकार से हैं कि कल पहला तो आपको यूपी जीके की क्लास देखने को मिलेगी, रिकॉर्डेड देखने को मिल सकती है या लाइव भी देखने को मिल सकती है, प्लस रेलवे की जीएस का जो हमने यहां पर बेड़ा उठाया है, ये बेड़ा बराबर जारी रहेगा। एक वीडियो हमने डाली, आप लोगों ने 8000 लोगों ने देखी, अपना प्यार दिखाया, हमें बहुत अच्छा लगा। आगे सेम इसी प्रकार से आपके तगड़े सवाल यहां पर डाले जाते रहेंगे। इसके अलावा किसी और प्रकार की कोई समस्या है बताइएगा जरूर। और अभी तक भी अगर आपके द्वारा जो हमारा भौकाली बैच जिसको तथास्तु कहा गया है, वो अगर आपने अभी भी नहीं लिया है तो आप ये वीडियो देख लेना, आप खुद समझ जाएंगे कि किस लेवल का कंटेंट अब आपको इसमें दिया जाने वाला है। ठीक है, और बैच को परचेज अगर कोई चाहता है कि किस तरीके से किया जाए, आप यहां पे क्लिक करके भी बैच को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये बैचेस हमारे देखने को मिले, तथास्तु बैच है। 100 से अधिक रिकॉर्डेड क्लास आपकी रहेंगी। तो 20+ लाख स्टूडेंट ऐसे हैं पहले जो मुझसे पढ़ चुके हैं, 2 मिलियन से ज्यादा। इंट्रोडक्शन देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ठीक है, मतलब लॉगिन आईडी पासवर्ड के बाद इंट्रोडक्शन भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं। आपको इसके अंदर जी टर्नर सुपरशीट भी देखने को मिलेगी और ये अपने ही इस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगा, तथास्तु बैच। ठीक है, बैच की डिटेल वगैरह सब कुछ आपको यहां देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो ये रहेगा आज के वीडियो का पूरा महत्व। और ये जो हमारी विजय भव सीरीज है, इससे रोज रात 9 बजे जुड़ा कीजिए। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।